नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्न विद पांडे पर। आप सभी को पता है, जैसा कि मैंने पहले से ही आप लोगों को बता दिया है कि बीपीएससी टीआरई 4 की परीक्षा बहुत ही नज़दीक है और उसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द ही बिहार सरकार के द्वारा जारी किया जाने वाला है। और उसके तहत हम सभी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी में लग चुके हैं और आज हम उसके संदर्भ में, जैसा कि आपको पता है कि अभी ज्योग्राफी का सेशन चल रहा है और पिछले ज्योग्राफी में बेसिक जो ज्योग्राफी की जानकारी होती है उससे रिलेटेड हम लोगों ने 3 वीडियो में उसके बारे में जानकारी लिया है। आज हम क्लास 9 और 11th क्लास के संयुक्त रूप से चैप्टर 1 जो भारत एक सामान्य परिचय, हमारी देश की भौगोलिक स्थिति, हमारी देश की जो विस्तार और उससे संबंधित जितनी जानकारियां हैं आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। उसके पहले एक कोटेशन के साथ मैं शुरू करना चाहता हूँ। सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, यदि तुम सिंह बन गए तो तुम जहाँ खड़ा होगे वही तुम्हारा सिंहासन होगा। चलिए इस कोटेशन के साथ आज हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। और आज का मेरा क्लास है भारत एक सामान्य परिचय। जिस देश में हम रहते हैं उस देश की भौगोलिक स्थिति क्या है, वैश्विक स्तर पर इसका पहचान क्या है, ये सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले अगर पहली बात आती है तो आता है भारत के नाम। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर हम जानना शुरू करें या किसी भी चीज़ का परिचय हमें जानना है तो सबसे पहले उसकी पृष्ठभूमि में मुझे उसका नाम जानना जरूरी माना जाता है। इसलिए हम सबसे पहले भारत के नाम के बारे में जानेंगे। और जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे देश को 5 नामों से जाना जाता है और उसका एक ट्रिक है। उस ट्रिक के साथ मैं आप सभी को बताने की कोशिश करूंगा। हम जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के नाम से ही एक तरीके से ये ट्रिक भारत के 5 नामों की जानकारी हमें मिलती है। अगर बात करते हैं बी से, आई से, एच से, आर से और ए से, तो बी से हम सभी जानते हैं कि हमारे देश को भारत कहा जाता है। आई से हमारे देश को इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। एच से हम सभी इसे हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं। ए से हम सभी अपने देश को आर्यावर्त के नाम से जानते हैं। और आर से यानी र से हम लोग अपने देश को रेवा खंडे के नाम से भी जानते हैं। थोड़ी सी अब इसके बारे में चर्चा कर लें तो भारत के बारे में जहाँ तक जानकारी हमें प्राप्त होती है कि हमारे देश में एक महान राजा हुआ करते थे, भरत, राजा दुष्यंत के पुत्र, जिनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। हालांकि इतिहास के संदर्भ में भारत का एक अलग व्याख्या है, परंतु हम भूगोल पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी में कई किताबों में इसके बारे में यही लिखा हुआ है। इंडिया की अगर बात करते हैं तो जब हमारे देश में यूनानियों का आक्रमण हुआ था, अलेक्जेंडर यानी सिकंदर जब भारत आक्रमण किया, जब भारत में आए तो उस समय भारत में आने के समय सबसे पहले हमें सिंधु नदी की जानकारी मिलती थी। सबसे पहले हम सिंधु नदी के बारे में जानते थे और उसने सिंधु नदी को इंडस के नाम से जाना और सिंधु को इंडस कहा और इंडस के किनारे रहने वाले लोगों को इंडिया कहा जाने लगा। इस प्रकार से इंडिया शब्द जो है यूनानियों के द्वारा हमारे यहाँ दिया गया है। आगे अगला शब्द हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान का कहीं कोई अर्थ यहाँ के रहने वाले हिंदुओं से नहीं होता है। एक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे लोग इस हिंदुस्तान को हिंदू की सरजमी मान करके इसको समझते हैं, परंतु ये गलत है। हिंदुस्तान की व्याख्या सबसे पहले अरब ईरानियों के द्वारा किया गया और ईरानी जो थे वो सबसे पहले सिंधु नदी को हिंदू के नाम से उन्होंने प्रोनाउंस किया था, उच्चारण किया था और उसके किनारे रहने वाले लोगों को और उसके किनारे जो जगह था उसको हिंदुस्तान के रूप में बताया। आगे आर्यावर्त की बात करते हैं तो हमारे देश में आर्यों की संख्या प्राचीन समय में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी।
अगर हम इतिहास के संदर्भ में चलते हैं तो वहाँ पे हम सभी को उत्तर वैदिक काल में एक विशेष प्रकार के समाज के बारे में जानकारी मिलती है। उस समाज का नाम है आर्य समाज। आर्य समाज एक अलग है, आर्य वर्ग की बात कर रहे हैं। तो आर्यों के रहने के कारण इस सरजमी को आर्यावर्त कहा जाता है। और एक कहीं कहीं हमारे ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में भारत का नाम रेवा खंडे भी रखा गया है। इस प्रकार से हम सभी भारत के अन्य नामों, जो भारत के 5 नाम आपसे कभी कभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं किसी किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में कि भारत के नाम हैं और कुछ ऑप्शन दिए जा सकते हैं, तो यहाँ से इसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब उसके बाद अगली टॉपिक जो हमें है वो है भारत की स्थिति। यानी अब हम सबसे पहले तो किसी भी चीज के बारे में उसका परिचय के रूप में हम उसका नाम जाने। अब उसके बारे में जानना जरूरी है कि वो रहता कहाँ है। अगर कोई व्यक्ति मेरे बारे में मेरी जानकारी ले तो कि मेरा क्या नाम है, जो एक सर हैं जो पढ़ाते हैं लर्न विद पांडे यूट्यूब चैनल पे, तो लोग की सबसे पहली आशा होती है कि उनका नाम क्या है। और जैसे ही नाम की जानकारी प्राप्त हो जाती है तब उन्हें लगता है कि अब इनके बारे में पता किया जाए कि वो रहते कहाँ पे हैं। तो इस प्रकार से अब अगली जो हमारी टॉपिक होगी वो होगी भारत की स्थिति। और पिछले क्लास में हम लोगों ने पृथ्वी को पढ़ा था और पृथ्वी के चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि पृथ्वी के बीचों बीच एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची जाती है, क्षैतिज यानी लेटी हुई लाइन जो बीचों बीच होती है उसको हम लोग भूमध्य रेखा या इक्वेटर या विषुवत रेखा कहते हैं। और हमारे पृथ्वी के वर्टिकल में एक जीएमटी लाइन है जो कि देशांतर, एक प्रकार की देशांतर रेखा होती है जो कि लगभग भारत पूरी दुनिया को 2 वर्गों में पूरब पश्चिम के हिस्से में बांटती है। तो हम सभी पृथ्वी के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, उस वीडियो में पढ़ा था कि जब इक्वेटर ग्लोब पे खींची जाती है तो हमारी जो पूरी दुनिया है, पूरी धरती जो है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक सदर्न हेमिस्फीयर। मतलब एक उत्तरी ध्रुव और एक उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। लेकिन जैसे जीएमटी की बात करते हैं, ग्रीनविच मेडिटेरियन टाइम जोन, जो पूरी दुनिया के लिए मानक समय रेखा मानी जाती है, उसको खींचने के बाद दुनिया 2 भागों में बढ़ जाती है, एक पूर्वी दुनिया और एक पश्चिमी दुनिया। तो वैसी परिस्थिति में अगर भारत की अब स्थिति देखी जाए तो भारत हमारा इस जगह पे पाया जाता है जो कि इधर नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, इसलिए हमारे भारत की स्थिति किधर है, नॉर्थ ईस्ट। तो कहा जाए कि दुनिया में हमारे भारत वैश्विक स्तर पर, भारत की वैश्विक स्तर पर स्थिति की अगर बात करेंगे तो वो किस गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्व गोलार्ध में। उत्तरी पूर्व गोलार्ध में पाया जाता है। इस प्रकार भारत की स्थिति की बात हुई। यानी कभी कभी बहुत सारे ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसा कि हम मानते हैं कि हम लोग इस ऐसे प्रश्नों को बहुत कम के रूप में आग के चलते, बहुत ही आसान समझ के चलते, लेकिन ऐसा आसान होता नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं में हमें भी ऐसा देखने को मिला है, बहुत सारे सेट में सीधा पूछ दिया जाता है भारत स्थित है। अब आपको ऑप्शन दिया जाएगा उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, या फिर उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध। तो जिस प्रकार से भी ऑप्शन रहेगा उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। अगर केवल और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की अगर बात करेंगे तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, लेकिन अगर बात करेंगे उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम की अगर बात करेंगे तब वैसी परिस्थिति में हमारा भारत उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। अब आगे चलते हैं, भारत की चौहद्दी की बात करते हैं। अब उसके बारे में जैसे ही हम जान गए कि वो अगर किसी वस्तु के बारे में, जैसा कि हम बता रहे थे कि जैसे ही आपने मेरा नाम जाना उसके बाद आपने जाना कि वो कहाँ रहते हैं। अब उसके बारे में जानना है कि वो उनके आसपास क्या चीजें हैं, कैसी कैसी भौगोलिक अवस्थितियां हैं। तो भारत के बारे में भी अगर बात समझते हैं तो भारत की चौहद्दी की अगर बात करेंगे तो आप देखिएगा कि हमारे भारत जो है वो प्राकृतिक रूप से सजाया हुआ एक देश है। हमारे भारत को प्राचीन समय में भारत एक देश नहीं बल्कि अखंड भारत की अगर परिकल्पना किया जाए तो एक उपमहाद्वीप के रूप में देश को जाना जाता था। और हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में कई देशों की जिक्र की गई है। आगे हम फिलहाल समझते हैं भारत की चौहद्दी के बारे में। तो भारत की चौहद्दी को अगर देखते हैं, थोड़ा सा इसको हम क्लियर करें उसके बाद आगे बढ़ें, क्योंकि हम लोगों ने ये सारी चीज़ों को
पढ़ रखा है। और अब सभी से आग्रह है कि जो जो चीज़ें पढ़ लें, अगर आप लिखने में सक्षम हैं तो लिख लें, नहीं लिखें तो आप सभी उसको स्क्रीनशॉट ले लें। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं लिया है तो ले लेंगे। आगे चलेंगे तो अब हमें अगले टॉपिक के ऊपर बढ़ना है और वो टॉपिक है भारत की चौहद्दी। अगली टॉपिक में हम सभी पढ़ेंगे भारत की चौहद्दी। चौहद्दी का अर्थ होता है चारों तरफ की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी। हमारे चारों तरफ क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो भारत की चौहद्दी की अगर बात करते हैं तो चौहद्दी में 4 दिशा होते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी रखनी है। उत्तर, उसके बाद दक्षिण, उसके बाद पूरब और उसके बाद पश्चिम। ये सभी दिशाओं में हमारा देश लगभग प्राकृतिक रूप से सजाया हुआ है। आप दुनिया के किसी भी देश को आप देखेंगे तो जितने प्राकृतिक रूप से हमारा देश सजाया हुआ है, ऐसे बहुत कम ही देश ऐसे देखने को मिलते हैं जिसके चारों तरफ प्राकृतिक सुंदरता ही बिखेरी हुई है। हमारे देश के उत्तर दिशा में महान हिमालय पर्वत है। हमारे देश के उत्तर दिशा में महान हिमालय, जो कि हमारे देश के लिए एक दीवार के रूप में खड़ा है। हमारे दक्षिण दिशा में महान हिंद महासागर, और एकमात्र विश्व का महासागर है जो किसी देश के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से है, बहुत बार पूछा भी गया है बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में कि एकमात्र महासागर कौन है जो किसी देश के नाम से जाना जाता है। वो हिंद महासागर है, और जो हमारे देश के दक्षिण दिशा में स्थित है। पूर्व में हमें बंगाल की खाड़ी देखने को मिलती है, महान बंगाल की खाड़ी देखने को मिलती है, और पश्चिम दिशा में हमें अरब सागर देखने को मिलती है। इस प्रकार से हम सभी भारत की चौहद्दी की जिक्र करते हैं। भारत की चौहद्दी में उत्तर में महान हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो ग्रेटर हिमालय, इंडियन ओशन, वे ऑफ बंगाल और द अरबियन सी की बात करेंगे। अब हम जानते हैं भारत की चौहद्दी के बाद भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में। अब उपमहाद्वीप क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। कुछ चीज़ें जो ऐसे कुछ वर्ड आएंगे आपको ज्योग्राफी जब आप पढ़ोगे तो ज्योग्राफी में कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनके बारे में आपको पहले से जानकारी नहीं होगी। जैसे अगर बात करेंगे महाद्वीप की, तो महाद्वीप एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा भूभाग जो लगभग चारों तरफ पानी से घिरा होता है, उसे महाद्वीप कहा जाता है लगभग। अगर प्रायद्वीप की बात करते हैं तो प्रायद्वीप उस भूभाग को कहा जाता है, उस भूखंड को कहा जाता है जो लगभग 3 क्षेत्रों से पानी से घिरा हो। ठीक है, अब उसी में हमें कभी कभी खाड़ी के बारे में भी जानकारी मिलती है। खाड़ी क्या होता है, जैसे हम लोग बंगाल की खाड़ी की बात कर रहे हैं तो खाड़ी एक ऐसा शब्द है, खाड़ी वैसे जलीय भाग को कहते हैं जिसे लगभग 3 तरफ से लगभग स्थल से घिरा हो, उसे हम लोग खाड़ी कहते हैं। तो ऐसे कई शब्द हैं जिसके बारे में आगे हम लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे, अगला जो वीडियो बनेगा, अगले जो क्लास चलेंगे भारत का भौतिक विभाजन, तो उसमें हम सभी उसके बारे में जानेंगे। अभी भारतीय उपमहाद्वीप की बात करते हैं तो महाद्वीप जो होता है एक बहुत बड़ा भूभाग होता है, और उसके जो छोटे भाग होते हैं उसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। मतलब कुछ ऐसे भूभाग भी होते हैं जो महाद्वीप तो नहीं हो सकते हैं, कंटिनेंट तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन उन्हें सब कंटिनेंट कहा जाता है, और इसका नाम है द इंडियन सब कंटिनेंट। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इसके बारे में हम सभी जानेंगे ये है क्या। अब इसमें कितने देश आते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 7 देश हैं, और उस 7 देशों के बारे में हमें जानकारी लेनी है। 7 देशों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है, और वो जानकारी लगभग सभी लोगों को भी है, पहले से भी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे साथ जुड़ने वाले जितने भी लोग हैं पहली बार आप लोग क्लास कर रहे हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। आप सभी पहले भी क्लास किए हैं मेरे माध्यम से, क्लास के माध्यम से भी,
और आप सभी से एक और आग्रह रहेगा कि जो भी साथी हमारे जहानाबाद के रहने वाले हैं, आपको नव वर्ष के शुभ अवसर पे दिव्य दृष्टि क्लासेस के द्वारा ग्रुप डिस्कशन का बैच शुरू किया जा रहा है, जो कि संध्या काल में रहेगा, जिसकी समय अभी निश्चित नहीं की गई है। तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले जो हमारे साथी यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे होंगे, अगर आप अपनी उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं, अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़िए। जनवरी के प्रथम सप्ताह में हम लोग लगभग 5 दिनों तक डेमो क्लास चलाकर ग्रुप डिस्कशन विद हार्ड कॉपी के साथ हम लोग ग्रुप डिस्कशन कराएंगे, और एनसीईआरटी, एससीईआरटी और जैसे जितने बड़े बड़े पुस्तकों के माध्यम से भी हम लोग उसके बारे में तैयारी करवाएंगे। तो जिन लोगों को भी लगेगा कि हाँ मुझे जुड़ना चाहिए, तो आप सभी बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। अब भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में अगर बात करते हैं, तो सबसे पहले इस भारतीय उपमहाद्वीप में देश आता है, वो है भारत। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भारत के बाद हमारा जो प्यारा सा पड़ोसी है पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, इसलिए हम लोग प्यारा सा पड़ोसी मानते हैं, क्योंकि हम सभी के रगों में नफरत की ऐसी कोई भावना होती ही नहीं है। आगे बात करते हैं बांग्लादेश, उसके बाद भूटान, उसके बाद नेपाल। ये सभी हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। और 2 और देश है, मालदीव और श्रीलंका। ये हमारे भारतीय उपमहाद्वीप, जिसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 7 देश, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और खास करके टीआरई और बीपीएससी मेन के लिए। क्योंकि देखिए ये इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो आपको ग्रुप डी लेवल के एग्जाम में तो नहीं पूछे जा सकते हैं, परंतु आप अगर बीपीएससी टीचर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर बीपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो 100 में 40-50% इस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है, जिसमें आपसे दे दिया जाएगा कि निम्न में से कौन भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है। और हो सकता है कि 3-3, 4-4 प्रश्नों की 3-3, 4-4 देशों के नाम की एक सीरीज दे दिया जाए, श्रृंखला दे दिया जाए। और जैसे इसमें एक देश का नाम आपको नहीं दिख रहा होगा जो हमारे पड़ोसी है, म्यांमार, तो हम सभी को बस ध्यान देना है, चीन भी नहीं है। तो ऐसे कई देश हैं, जैसे आपको दे दिया जाएगा कि इनमें से कौन भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है, और 4-4 देशों की श्रृंखला करके ऑप्शन दे दिया जाए, और एक सीरीज में म्यांमार का नाम हो, एक सीरीज में चीन का नाम हो, तिब्बत का नाम हो, तो वैसी परिस्थिति में वो भारतीय सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा नहीं माना जाएगा। इस प्रकार से ये आपका भारतीय उपमहाद्वीप का भी जो हिस्सा था, जो चैप्टर था, टॉपिक था, वो समाप्त होता है। आगे चलते हैं। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब हम सभी ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले भारत के बारे में पढ़ा कि भारत है क्या, तो उनके बारे में हमने पढ़ा, तो पता चला कि वो एक देश है, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरी टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़े कि भारत है कहाँ, तो भारत की स्थिति के बारे में हम लोग पढ़े। उसके बाद भारत की चौहद्दी पढ़े, और भारत पहले कैसा था, भारत के साथ भारतीय सब कॉन्टिनेंट कहने का मतलब कि भारत अखंड भारत के रूप में इन सभी के साथ था जब भी पहले रहा है। हालांकि म्यांमार भी भारत का ही पहले हिस्सा था, परंतु उसे नहीं लेकर चला जाता है। इस प्रकार से अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, वो है भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल, और इस टॉपिक से एक न एक प्रश्न पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से एक न एक प्रश्न किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं, तो क्षेत्रफल का मतलब कि भारत कितने दूर में फैला है उसकी बात की गई है। तो कई आंकड़ों के माध्यम से इसको हम अगर देखते हैं, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर
और इसी को कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको मैंने एक प्रश्न देखा है कहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि इसी को कहीं कहीं 3.28 मिलियन, इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम तो हम भी इंग्लिश में ही लिख दे रहे भाई, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब ये दोनों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, लेकिन ऑप्शन दे देगा तो हमें जैसा कि लगता है कि यही ऑप्शन सही है 32.8 किलोमीटर वाला, और हम सभी उसको लगाकर चलाते हैं, जो कि बिल्कुल आगे चल के गलत हो जाता है जब ऑप्शन में। और इसका एक और डेटा है 32,86,987 ऐसे करके 963 ऐसे करके एक आपको टोटल डेटा देता है, तो वो भी है लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर या 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। इसको हम देखेंगे क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों का दोनों ऑप्शन ले लेता है। अब भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व में अगर बात करते हैं, विश्व में भारतीय क्षेत्रफल का हिस्सा की अगर बात करते हैं तो वो है लगभग 2.4%, 2.4%। अब आप समझिए, और इस प्रकार से पूरे दुनिया में हम कितने नंबर पे हैं? 7वें स्थान पे हैं। प्रतिशत के हिसाब से 2.4, और अगर बात करते हैं स्थान के हिसाब से, वैश्विक स्तर पे स्थान क्या है मेरा, तो हम 7वें स्थान पे हैं। लेकिन अगर जनसंख्या की बात करती है तो हमारे यहाँ एक ही नीति अपनाई गई पिछले कुछ वर्षों में। सरकार ने एक पॉलिसी बनाई कि हम दो हमारे दो, लेकिन भारतीयों ने एक पॉलिसी बनाई कि हम दो और हमारे होने दो। और इस प्रकार हम देख रहे थे कि चाइना से भी हम बहुत आगे चले गए हैं। आज हम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, तो एनसीईआरटी के आपके ज्योग्राफी में एक पॉपुलेशन चैप्टर है, जनसंख्या, और उसमें एक लाइन दिया गया है कि पहले 2011 के आसपास की ऐसी संभावनाएं थी कि 2045 तक भारत चाइना से आगे चला जाएगा जनसंख्या में। लेकिन उस स्टेटमेंट को गलत करते हुए हम सभी आज 2025 में इन भी नहीं किए हैं, 2024 के शुरुआती वर्ष में ही हम चाइना से जनसंख्या में आगे चल चुके हैं। तो हमें केवल जनसंख्या पे ही ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जनसंख्या को संसाधनों की आवश्यकता होती है, और संसाधन में हमारे लिए धरती भी होती है, तो हमें उसकी भी ध्यान देनी है। और हम आजकल इतने तकनीक पे चले गए हैं, हम आजकल इतने आधुनिक युग में चले गए हैं कि हम जमीनों को, पहाड़ों को, पर्वतों को, जंगलों को काट करके अपना निवास स्थान बना रहे हैं, जिससे कि हमारी प्राकृतिक संसाधनें नष्ट हो रही है। आगे चल के ये बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकती है। अब भारत के क्षेत्रफल की अगर बात तो मैंने किया, अब यहाँ पे एक और बात याद करनी चाहिए हमें। आप पूछ सकते हैं कि सर आप जैसे ही बताए कि भारत का क्षेत्रफल है और भारत 7वां स्थान पे है, तो मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि तो पहले स्थान पे कौन है, तो वो भी मैं क्लियर कर दूं। क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में देश, इसके बारे में अगर जानकारी लें तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, और उस ट्रिक को हम सभी याद रखेंगे। वो ट्रिक है रूक चीन अब आ भारत। बहुत महत्वपूर्ण ये ट्रिक है। बस यहाँ पे थोड़ी सी चीजें ध्यान देनी है, क्योंकि दो तरह का कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, और वो दोनों तरह के कंटेंट हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो सबसे एक तरीके से कहा जाए
तो एनसीईआरटी को सर्वमान्य माना जाता है। तो इसके अनुसार अगर बात करते हैं तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो रूस के बाद कनाडा के बाद अमेरिका। यहाँ पे चीन है ट्रिक में, परंतु ध्यान देना है कई पुस्तकों में आपको कनाडा के बाद चीन देखने को मिलेगा, परंतु एनसीईआरटी कनाडा के बाद अमेरिका लेती है, इसलिए इस पे विशेष फोकस लेना है। आपको सीरीज में दे सकता है अमेरिका के बाद चीन, चीन के बाद ब्राजील, अब ब्राजील के बाद आपको ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद फिर अपना प्यारा भारत देखने को मिलेगा। ये हमारे क्षेत्रफल के आधार पे 7 देश हैं, जिसमें हमारा 7वें स्थान पे भारत आता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा देश के पास भारत से ज्यादा क्षेत्रफल है, और ऑप्शन में आपको दे देगा पाकिस्तान, आपको दे देगा चाइना, आपको दे देगा कनाडा, आपको दे देगा ऑस्ट्रेलिया, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कनाडा के पास भी हमारे देश से ज़्यादा क्षेत्रफल है, चाइना के पास भी हमारे देश से ज़्यादा क्षेत्रफल है, ऑस्ट्रेलिया के पास भी हमारे देश से ज़्यादा क्षेत्रफल है, इसलिए हम सभी एक से अधिक वाले ऑप्शन में जाएंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण मैंने इतनी परीक्षा दी है तो एक अनुभव मेरे साथ आया है कि जब कभी इस तरह का प्रश्न आया है, अगर ऑप्शन सीरीज में हो, मतलब एक ऑप्शन में 4-5 देशों का नाम हो या 4-5 व्यक्तियों का नाम हो, तो उसमें 70% ऐसे अनुमान और ऐसी संभावनाएं हुई हैं कि प्रश्न के जो उत्तर हुए हैं वो एक से अधिक वाले सीरीज में गए। तो ये सारी चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना है, और इसका मतलब ये नहीं है कि जब भी सीरीज वाला आए तो हम एक से अधिक मार दें, नहीं, पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है, क्योंकि अगर हम पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से तो फिर आगे चल के हमको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। इस प्रकार हम सभी भारत के क्षेत्रफल के बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया। भारत के क्षेत्रफल के बाद अब हम सभी थोड़ा सा भारत की जनसंख्या को जल्दी से जान लेते हैं, और जनसंख्या को जानने के बाद चलिए अब चलते हैं हम सभी भारत की जनसंख्या के बारे में। भारत की जनसंख्या के बारे में बात करें तो लगभग हम सभी भारत की जनसंख्या की अगर बात करते हैं तो वर्तमान स्थिति में आपसे जब भी पूछा जाएगा तो एनसीईआरटी के द्वारा अभी भी 2011 का आंकड़ा लिया जाता है, और लगभग 125 करोड़ की आंकड़ा 2011 के अनुसार एनसीईआरटी प्रदर्शित करती है। लेकिन अभी लगभग अगर वर्तमान की परिस्थिति देखते हैं, अगर हम गूगल पे जाते हैं या फिर किसी और भी रेफरेंस से जाते हैं तो 142-141 करोड़ के आसपास हमारे डाटा हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से, क्योंकि 2021 में जनगणना तो हुई है परंतु अभी तक उसे सार्वजनिक नहीं किया जा चुका है, तो इसलिए हम सभी अभी 2011 के जो सबसे आपके लिए बेस्ट होगा वो यही होगा कि एनसीईआरटी में जो भी चीज़ें लिखी हुई है हम उसी पे चलें, और 2011 के जनगणना के अनुसार जो भी डेटा हमें मिलता है वो सभी डेटा को लेकर ही चलेंगे। अब आगे चलते हैं हम सभी। ये तो हमारा हुआ भारत की जनसंख्या। अब जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आज का है वो हम सभी पढ़ेंगे, और वो हमारा है, अब भारत के मैप को आप लोग अपने बोर्ड पे देख रहे होंगे, और अब हम समझते हैं भारत के
भारतीय मैप की ओर चलते हैं। तो भारतीय मैप की ओर चलते हैं तो सबसे पहले भारत में अगर बात करते हैं तो भारत में राज्यों की संख्या, भारत में राज्य कितने हैं? भारत में राज्य हैं 28 और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करते हैं, केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करते हैं तो हमारे यहाँ है 8। अब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आप पूछ सकते हैं कि सर कुछ दिन पहले हमने भारत के राज्यों के बारे में जब पढ़ा तो उसमें 29 राज्यों की जानकारी मिलती है और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में अगर बात करते हैं तो उस समय 7 पढ़ने को मिलता था। परंतु ठीक है, हम मानते हैं कि यहाँ से एक राज्य हटा तो यहाँ जुड़ेगा, तो 7 यहाँ से एक राज्य हटा जो कि आप देखेंगे जम्मू कश्मीर को हटाया गया और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में बनाया गया, तो यहाँ से जुड़ता तो 7 और 2 9 हो जाता। परंतु उसमें भी आप देखेंगे तो बिल्कुल जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जोड़ा तो गया, लेकिन दादर नागर हवेली और दमन एवं दीव को संयुक्त रूप से एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। तो इस प्रकार से हमारे देश में 2019 में ही ये सारी चीजें हुई हैं। राज्य 28 है और केंद्र शासित प्रदेश 8 है। लगभग राज्यों के बारे में जानकारी तो लगभग सबको होगी। थोड़ा सा अगर हम चलते हैं राज्य के बारे में जानकारी लेते हैं तो यहाँ से चलते हैं तो ये हमारा गुजरात है, ये हमारा गुजरात है। ओ अच्छा, रीजन ही है। ये हमारा गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, ये कर्नाटक है, ये केरल है, यहाँ पे छोटा सा गोवा छूटा। आगे चलते हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उसके बाद यहाँ पे आपको एक तेलंगाना छोटा सा राज्य दिखेगा, ये आपका उड़ीसा, उसके बाद ये आपको छत्तीसगढ़, ये आपको मध्य प्रदेश, ये आपका राजस्थान। इसके बाद इधर से आते हैं तो ये आपका प्यारा सा झारखंड, ये आपका झारखंड, ये आपका बिहार, ये आपका उत्तर प्रदेश, ये आपका उत्तराखंड, ये आपका हिमाचल प्रदेश, ये आपका पंजाब, ये आपका हरियाणा, ये छोटी सी आपकी प्यारी सी दिल्ली है। बार बार सिलेक्ट काहे हो रहे हो भैया, कौन सी गलती किया मैंने? ठीक है, ये आपका प्यारा सा हमारा दिल्ली है। ठीक है, लगभग राज्यों के बारे में हम लोग इधर देख लिए, कोई ऐसे राज्य जो छूटे नहीं। उसके बाद अब इधर चलते हैं तो यहाँ पे ये आपका WB जिसको वेस्ट बंगाल बोलते हैं, ये आपका सिक्किम है, ये आपका असम है, ये आपका मेघालय, ये अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद आ जाइए, कहाँ गए आप? ये आपका अरुणाचल प्रदेश, ये आपका नागालैंड, ये आपका मणिपुर, ये आपका मिजोरम और ये आपका त्रिपुरा। इस प्रकार से हमारे 28 राज्य हैं। अब केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तो अभी दिल्ली को मैंने शामिल कर लिया था, तो अगर बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश को तो हमें याद करने में आसानी है। केंद्र शासित प्रदेश 8 है, उसको हम 2 भागों में बांटेंगे। 4 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो जल से संबंधित हैं और 4 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो स्थल से संबंधित हैं। तो अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तो ये 2 हिस्से आपके अगर आते हैं तो ये कहाँ हो गया आपका, एक तरीके से स्थल पे। तो स्थल की अगर बात करते हैं तो एक लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे आपको दिल्ली है और यहाँ पे पंजाब और हरियाणा की एक संयुक्त राजधानी आपको चंडीगढ़ देखने को मिलेगा। तो ये है आपका। ठीक है, तो आप 4 स्थल पे स्थित हम लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश को देखा। अब 4 जलीय क्षेत्र में, जलीय क्षेत्र कहने का मतलब बिल्कुल जल में नहीं है, लेकिन तब भी जलीय क्षेत्र में जो स्थित है उसमें अगर बात करते हैं तो हमारा दादर नागर हवेली दमन दीव यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये एरिया में आपको देखने को मिलेगा। आपको पौंडीचेरी ये आपको एरिया में देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको अंडमान निकोबार देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको लक्षद्वीप देखने को मिलेगा। ये इस प्रकार से 8 केंद्र शासित प्रदेशों की जानकारी होती है। और केंद्र शासित प्रदेश के लिए क्योंकि थोड़ा सा टफ होता है
तो इसके लिए भी मैंने आप लोगों की सहूलियत के लिए एक ट्रिक बनाया है। उस ट्रिक के माध्यम से भी हम सभी याद करेंगे, और बस याद करेंगे इस चीज़ को कि अपने दादी को बोलना है कि दादी आप जल्दी चलो, दादी आप जल्दी चलो क्योंकि हमको पढ़ना है, दादी आप जल्दी चलो। और दादी को जल्दी चलने कह करके हम इसके माध्यम से पढ़ेंगे। जैसे दादी की अगर बात करते हैं तो दादी से हमें दादर, दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली, दमन और दीव देखने को मिलेगा। आ से आपको अंडमान देखने को मिलेगा, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। प से आपको पुडुचेरी, पुडुचेरी। ज से आपको जम्मू कश्मीर, शॉर्ट में लिखेंगे जम्मू कश्मीर को जेके, जम्मू कश्मीर। ल से आपको लद्दाख, लद्दाख। द से आपको दिल्ली, द से आपको दिल्ली। च से आपको चंडीगढ़, चंडीगढ़। और ल से आपको लक्षद्वीप। ये आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बस याद रखना है कि दादी आप जल्दी चलो, दादी आप जल्दी चलो, जिसमें हम इसके माध्यम से हम 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ा केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी लेने के बाद, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा चला है और एक संदर्भ है जिस संदर्भ में अभी हम प्रवेश कर चुके हैं, तो पूरा समाप्त कर ले तभी आगे चलेंगे, जल्दी जल्दी चले। तो अब हम सभी का जो अगला टॉपिक होगा वो होगा भारत के पड़ोसी देश। अब यहाँ पे आते हैं, ये तो आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हुए। अब भारत के पड़ोसी देशों की बात करते हैं। पड़ोसी देश के लिए भी, पड़ोसी देश के लिए भी हमने एक ट्रिक तैयार किया है, और वो ट्रिक है बचपन में एमबीए किया। अब बचपन में एमबीए किया ही तो छोटी मोटी बात है नहीं, तो किया तो देखो क्या क्या हो सकता है भाई। तो जैसा कि हम जानते हैं, आगे मैप के आधार पे देखें तो ये एरिया जो है हमारा चाइना है, ये हमारा प्यारा सा पाकिस्तान है, ये हमारा अफगानिस्तान है, ठीक है, ये हमारा भूटान है, ये म्यांमार है, जिसको पहले हम लोग म्यांमार, पहले हम लोग बर्मा के नाम से जानते थे, ये हमारा प्यारा बांग्लादेश है, बांग्लादेश है, ये हमारा प्यारा नेपाल है, ये श्रीलंका है, और यहाँ पे मालदीव है। इस प्रकार से हमारे देश के पड़ोसी देशों की अगर बात करते हैं तो 9 है, और उसमें भी अब अगर हम बांट के चले तो 7 जो है वो स्थल सीमा साझा करती है और 2 जल सीमा साझा करती है। और जल सीमा साझा करने वाली श्रीलंका और मालदीव, श्रीलंका जो कि पाक जलडमरू मध्य तमिलनाडु के माध्यम से ये जुड़ती है हमारे साथ, और ये मालदीव जो है वो लक्षद्वीप के साथ हमारे साथ जुड़ती है। लेकिन स्थलीय सीमा साझा करने की अगर बात करते हैं तो एक ट्रिक है, बचपन में एमबीए किया, जिसमें मैं भी साइलेंट है और किया भी साइलेंट है। तो ब से बांग्लादेश, ब से बांग्लादेश। च से चीन, प से पाकिस्तान, और न से नेपाल। देखिए ट्रिक का प्रयोग, अभी ट्रिक जो है ना बहुत घातक होता है, अगर याद नहीं रहा तो दिक्कत होता है। इसलिए ट्रिक का प्रयोग केवल मनोरंजन के लिए किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप इसके माध्यम से आपको लगे कि हाँ पूरा ज्योग्राफी हमको ट्रिक के माध्यम से याद हो जाए, ये कभी संभव नहीं है। आप ट्रिक एक मनोरंजन के रूप में दिया गया है, लेकिन आपको याद करना है, क्योंकि आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं, आप बीपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं, छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ये पूछ देगा, ठीक है इतना ही पूछेगा, ट्रिक से काम चल जाएगा। लेकिन आप बड़े एग्जाम की तैयारी करेंगे तो हाँ ये नहीं पूछेगा कि भारत के साथ कौन सीमा साझा करती है,
सीधा पूछेगा कि भारत के साथ सबसे ज्यादा लंबी सीमा कौन देश साझा करती है, तो उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा भैया, उसमें आपको कोई नहीं चलने वाला है। ठीक है, एम से जहां तक हम जानते हैं म्यांमार, बी से भूटान, और ए से अफगानिस्तान। इस प्रकार से हमारे पड़ोसी देश हुए। अब आज का एक अंतिम जो टॉपिक होगा वो होगा हमारे भारत के तटीय प्रदेश। बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए भारत के तटीय प्रदेश को जानना। इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर हम उसको जानते हैं तो आगे चल के हमको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब अगला जो टॉपिक है मेरा वो है भारत का तटीय प्रदेश। कितना मिनट के हुआ सर? 40 के हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं है। भारत के तटीय प्रदेश, और इस तटीय प्रदेश में हम जानेंगे क्योंकि हमारे देश में, हमारा देश एक तरफ अरब सागर से घिरा हुआ है, एक तरफ अरब सागर है, एक तरफ अरब सागर है, एक तरफ अरब सागर है तो एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। तो हम दोनों तरफ देखेंगे। भारत के तटीय प्रदेशों की अगर बात करते हैं तो उसको दो माध्यम में पढ़ेंगे, दो भागों में पढ़ेंगे। एक तो अरब सागर के तट पर, अरब सागर के तट पर स्थित राज्य, और एक पढ़ेंगे बंगाल के तट पर, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित राज्य। और ये इससे संबंधित भी एक ट्रिक है, वो ट्रिक है अरब सागर केक तो गुम हुआ, केक तो गुम हुआ गोवा में। और सही बात है, अगर कोई व्यक्ति चला जाता है गोवा में तो उसको किसी चीज की परवाह नहीं होती है। ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं तो एक एक करके केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और एक गोवा। तो आपको बस समझना है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। आप देखिए, समझ लीजिए यहाँ पे केरल, तमिलनाडु भी अरब सागर से मिलती है, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। सबसे लंबी तटीय सीमा की अगर बात करते हैं, भारत का वैसा कौन सा देश है जिसके पास सबसे लंबी तटीय सीमा है, तो वह हमारा गुजरात है। आप देखिए इतनी लंबी तटीय भाग है गुजरात के पास, तो ये गुजरात है। तो इसमें ध्यान देना है सबसे लंबा तट, सबसे लंबा तट की बात करेंगे तो वो गुजरात है। और सबसे छोटे की अगर बात करेंगे तो जिस प्रकार से गोवा का नाम ही छोटा है उसी प्रकार से सबसे छोटा तट भी इसके पास है। ठीक है, आगे चलते हैं बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित हमारे राज्य। तो उसके लिए भी एक ट्रिक आपके लिए हम बता रहे हैं, और वो ट्रिक है तुम आंधी में उड़कर बंगाल चले गए। ठीक है, हालांकि उड़ना नहीं हम लोगों को, तुम आंधी में उड़कर बंगाल चले गए। और ये सभी ट्रिक जो है हमारे सर रवि सर हैं, आप सभी उन लोगों को उनको पहचानते होंगे जो लोग जहानाबाद से हैं। दिव्य दृष्टि सीटेड के माध्यम से, उनके माध्यम से हम सभी को पता चला था। तुम आंधी में उड़कर बंगाल चले गए। तुम आंधी में उड़कर बंगाल चले गए।
तुम आंधी में उड़कर बंगाल चले गए। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, थोड़ी सी बात ध्यान देना है कि आगे नाम लिख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका तमिलनाडु है, तुम आंधी आंध्र प्रदेश, उड़कर उड़ीसा और बंगाल। तो मात्र इसमें जितने राज्य हैं तो तमिलनाडु, 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 आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अब यहाँ पे कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है कि जैसा कि आप लोग को लग रहा होगा कि सर तमिलनाडु को आपने अरब सागर पे भी बताया और तमिलनाडु को आपने बंगाल की खाड़ी के तट पर भी बताया। तो एक तरीके से विडंबना कहिए या जो कहिए, अगर आप भारतीय मैप को देखेंगे तो तमिलनाडु इस एरिया तक है। ये तमिलनाडु आपको इस एरिया में देखने को मिलेगा, ये वाला एरिया में, और यहाँ अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर हिंद महासागर भी है। तो कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिलेगा कि भारत के एकमात्र ऐसे राज्य कौन है जो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से तटीय सीमा साझा करती है, तो वो तमिलनाडु है। लेकिन ज़्यादातर ऐसे कंटेंट में आपको, क्योंकि तमिलनाडु के ज़्यादातर हिस्से बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में है, ज़्यादातर हिस्से बंगाल की खाड़ी में है, इसलिए बंगाल की खाड़ी ही ज़्यादातर लिया जाता है। परंतु अब हम पढ़ा रहे हैं तो ये भी आपको भी ध्यान देना है और आपको भी कई कंटेंट में इसको देख लेना है, क्योंकि तमिलनाडु थोड़ी सी अरब सागर की तरफ जाती है, तो ये अरब सागर के साथ भी तटीय सीमा बनाती है, और क्योंकि बंगाल की खाड़ी में सबसे ज़्यादा बनाती है, इसलिए इसको ज़्यादातर बंगाल की खाड़ी में लिया जाता है। इस प्रकार से आपको भारतीय तटीय राज्यों के बारे में जानकारी हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे रखना है कि भारत में सबसे लंबी तट वाला राज्य गुजरात, सबसे छोटा तट वाला राज्य गोवा, ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे आज के भारत एक सामान्य परिचय की जो क्लास है लगभग समाप्त की ओर जाती है। कल हम सभी भारत के एक्सटेंशन, भारत के विस्तार के बारे में पढ़ेंगे, भारत की स्थिति और अवस्थिति के बारे में पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ कल भौतिक विभाजन भी पढ़ेंगे, और उसके बाद एक एक करके हम सभी आगे बढ़ेंगे। अब आगे चलते हैं। आप सभी से आग्रह है, जैसा कि एक मान लीजिए कि अगर आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तो वैसी परिस्थिति में आपको आगे चलना पड़ेगा। और हम क्या कर सकते हैं, माई गाइड, हम केवल आपको गाइड करेंगे, बट माई गाइड प्लस योर लेबर, मेहनत आप ही को करनी है और तब आपको सफलता की प्राप्ति होगी। ये सिद्धांत पर आपको काम करना है और हम तैयार हैं आप सभी के साथ मेहनत करने के लिए। ये जो बड़े शब्दों में लिखा गया ये बीपीएससी टीआरई 4.0 है, इसको हम लोग इस बार, जितने लोगों को नहीं हुआ है इस बार हम लोग तोड़ के रहेंगे, चाहे उसके लिए जो भी करना हो। और मुझे लाइक और व्यू का कोई परवाह नहीं है, सब्सक्राइब का कोई प्रभाव नहीं है। आपका मन करे तो आप शेयर कीजिए, आपका मन करे तो आप लाइक कीजिए, लेकिन मेरा आग्रह रहेगा कि आप मेरे द्वारा जितने भी चीज़ें पढ़ाई जाती है उसको देखिए, उसमें अगर कुछ गलत लगता है तो हमें बताने का कष्ट करें, ताकि आगे से हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।